इमरान आखिर एक तजुर्बाकार कमांडो था और इस किस्म के कई सिपाहियों को भुगत चुका था। दुश्मन की कैद में भी रह चुका था। उस पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही का अंदाज और चेहरा बता रहा था कि उसे इमरान पर शक पड़ चुका है और वो उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। उसे आगे लगाकर अपने साथ किसी जगह पूछगिछ के लिए ले जाएगा। चुनाचे उसने जानबूझकर अपने साथ रहने वाले बापू का जिक्र किया था कि वो अपने बापू के साथ जंगल में रहता है। दुश्मन की खुफिया पुलिस जब किसी जासूस को हिरासत में लेती है तो वो सबसे पहले ये मालूम करना चाहती है कि उस जासूस के साथ ही कहां रूपोश है, ताकि उस पूरे गैंग को पकड़ा जा सके। चुनाचे उस पुलिस कमांडो ने भी इमरान से यही सवाल किया था कि तुम्हारे साथ और कौन है। इमरान ने जानबूझकर बताया था कि वो अकेला नहीं है। चुनाचे वो पुलिस कमांडो फोर्स का अनाड़ी कमांडो उसके बनाए हुए जाल में फंस गया और सब मशीन गन की नाली से एक तरफ इशारा करके बोला, चलो हम तुम्हारे बापू से मिलेंगे। एक सिपाही इमरान के दाएं जानिब हो गया, एक उसके बाएं जानिब हो गया और अपने अपने असलहे की जद में लेकर उसके साथ साथ चलने लगा। इमरान को क्या करना है ये उसने पूरी तरह से सोच लिया था। वो हाथ ऊपर उठाए दोनों कमांडोस के आगे आगे चल रहा था। जंगल से निकलते ही इमरान राम जी के मंदिर की तरफ हो गया। कमांडो सिपाही ने गुस्सीली आवाज में पूछा, अरे उस तरफ कहाँ जा रहे हो? उधर तो घाट है। इमरान ने कहा, महाराज वो सामने वाले राम जी के मंदिर में मेरा बापू रहता है। सिपाही ने सब मशीन गन की नाली इमरान की गर्दन से लगाते हुए कहा, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। असल में ये दोनों सिपाही खुफिया प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही थे और जो सिपाही इमरान को ले जा रहा था उसे इमरान पर शक पड़ गया था कि ये आदिवासी नहीं है। इमरान इस दौरान राम जी के मंदिर के सामने आ गया था। उसने जिब्रान को कोठरी के बाहर निकलकर एक तरफ छुप कर बैठने की हिदायत की थी कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो वो दुश्मन को घेर कर यहाँ ले आएगा और जिब्रान उस पोजीशन में होगा कि पीछे से दुश्मन के सिपाही या जासूस पर वार करके उन्हें खत्म कर सके, क्योंकि यहाँ दुश्मन को जख्मी करने या उसे भगाने या उससे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान और जिब्रान को मिशन को कामयाब करना था, हर हालत में कामयाब बनाना था और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी और रास्ते में आने वाले दुश्मन के किसी भी जासूस को किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ना था, मर जाना था या उसे मार डालना था। मंदिर के दरवाजे के आगे आते ही इमरान ने एक आवाज दी, अरे वो बापू, अरे बापू बाहर आयो रे, मेरी जान बचाओ बापू। इमरान के आवाज देने से पहले ही जिब्रान ने इमरान को देख लिया था कि वो हिरासत में है और उन्हें किसी तरकीब से वहां ले आया है। कमांडो जिब्रान ये भी जानता था। चुनाचे उसने मंदिर के दरवाजे की एक तरफ दरख्त की ओट में छुपकर बैठने से पहले मंदिर के पीछे वाली झाड़ी में जाकर अपना भरा हुआ ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिया था। उस वक्त भी पिस्तौल जिसके आगे साइलेंसर चढ़ा था कमांडो जिब्रान के हाथ में था और उसने सोच लिया था कि उन दोनों पुलिस के सिपाहियों को किस तरह हलाक करना है। जिब्रान को यह फिक्र नहीं थी कि पिस्तौल के फायर से जंगल में धमाका होगा जो उसके साथियों को खबरदार कर देगा। पिस्तौल के आगे साइलेंसर लगा था और उसमें से फायर के वक्त सिर्फ हल्की सी ठक की आवाज ही आनी थी। जहां तक निशाने का सवाल था, जिब्रान कोई अनाड़ी और मामूली पुलिस का सिपाही नहीं था, वो एक तरबियत याफ्ता निशानेबाज था। वो दोनों पुलिस के सिपाहियों की एक जानिब पहलू की तरफ था और दरमियान में ज्यादा से ज्यादा 30 फुट का फासला था। दोनों सिपाही जिब्रान के निशाने की जद में थे। इस दौरान इमरान ने दूसरी बार आवाज देकर कहा, बापू बापू बाहर आइयो। बापू कहाँ हो तुम रे? वो हकीकत में जिब्रान को आवाज दे रहा था कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम इन दोनों दुश्मनों को शूट क्यों नहीं करते? किसका इंतजार कर रहे हो? जिब्रान को खुद भी एहसास था कि उसे देर नहीं करनी चाहिए। अगर जरा सी भी देर हो गई तो बहुत मुमकिन था कि सिपाही इमरान को शूट कर देते। जिब्रान ने सबसे पहले अगले सिपाही का निशाना लिया जिसने इमरान की तरफ अपनी मशीन गन तान रखी थी और अब उसे गालियां देने लगा था। जिब्रान ने पहला फायर किया। गोली अगले सिपाही की खोपड़ी में एक तरफ से घुसकर उसके टुकड़े उड़ाती बाहर निकल गई। वो कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। उसके साथ ही जिब्रान ने दूसरे सिपाही पर फायर कर दिया, वो भी गिर गया। इतनी देर में कमांडो इमरान ने दोनों सिपाहियों की सब मशीन गनों पर कब्जा कर लिया। जिब्रान ने पूछा, ये दोनों कहां से तुम्हारे पीछे लगे थे? इमरान ने उसे सारी तफसील बताई और कहा कि अब इन लाशों को ठिकाने लगाते हैं, हो सकता है पुलिस की दूसरी पार्टी इनकी तलाश में इस तरफ आ जाए। जिब्रान बोला, अभी इन्हें यहीं छुपा देते हैं, शाम को अंधेरा हो जाने के बाद इन्हें झील में फेंक देंगे। वो दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीटते हुए मंदिर से दूर ले गए, उन्हें एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया। सब मशीन गन ने भी लाशों के साथ ही छुपा दी। वो कोई सबूत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उसके बाद दोनों ने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल भी मंदिर से चंद कदमों के फासले पर एक जगह झाड़ियों में छुपा दिए। उनके साथ ही कमांडो चाकू भी छुपा दिए। अब उनके पास सिवाय भुने हुए चनों के थैले के और कुछ नहीं था। इतने में बूंदाबांदी होने लगी। वो कोठरी में बैठकर गौर करने लगे कि उन्हें किस किस्म की मंसूबाबंदी करने की जरूरत है। इमरान कहने लगा, एक बात जाहिर है कि हम किसी दूसरे जरिए से प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकता है। हम कोई दूसरा भेस भी नहीं बदल सकते। हमारे पास भेस बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। जिब्रान ने कहा, तो फिर हमें तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? वक्त गुजरता जा रहा था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, भारत का न्यूक्लियर फजाई रॉकेट का प्लान तकमील के करीब पहुंचता जा रहा था। हमें फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना होगा। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर इसकी एक ही सूरत है। जिब्रान ने पूछा, वो क्या? इमरान बोला, वो ये कि हम जमीन के अंदर सुरंग बनाकर प्रोजेक्ट के बड़े कमरे तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। जिब्रान ने किसी कदर ताज्जुब के साथ कहा, हम कितनी लंबी सुरंग खोद सकते हैं? ये तो बड़ा लंबा काम होगा। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 फुट ही सुरंग खोदनी पड़ेगी। जिब्रान ने पूछा, वो कैसे? इमरान ने कहा, वो इस तरह के हम वहां से सुरंग खोदेंगे जहां से कांटेदार तारों की दीवार और प्रोजेक्ट के बड़े कमरे का सिर्फ 20-25 फुट तक का फासला रह जाता है। जिब्रान बोला, लेकिन ये काम हम वहां बैठकर कैसे कर सकेंगे जहां पर 15-20 मिनट के बाद पुलिस फोर्स की एक पेट्रोल पार्टी गश्त करती गुजरती है। इमरान कहने लगा, यही तो हमारा कमाल होगा और यही हमारी ड्यूटी भी है। हमें इसी दिन के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें कमांडो कहलवाने का हक नहीं। हमारे पास सुरंग खोदने के लिए कमांडो चाकू खुशकिस्मती से मौजूद हैं। हम इसी से काम लेंगे। जिब्रान सोच में पड़ गया था। सुरंग खोदना उसके नजदीक कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसमें खतरा था कि वो पकड़े जाएंगे। उसने इमरान से जब पूछा कि हम सुरंग की मिट्टी कहाँ डालेंगे, तो इमरान ने कहा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये फैसला टारगेट पर पहुंचने और हदफ के लिए जगह का इंतखाब करने के बाद ही किया जाएगा। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। इस प्लान में कई खतरात थे, लेकिन उन्हें हर हाल में इस प्लान पर अमल करना था। उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। इमरान बोला, उस रात हम खारदार तारों वाली दीवार के पास काफी देर तक लेटे प्रोजेक्ट का जायजा लेते रहे थे और पुलिस पार्टी 15-20 मिनट के बाद आई थी। जिब्रान ने कहा, हो सकता है जब हम अपना काम शुरू करें तो पुलिस पार्टी जल्दी वहां पहुंच जाए। इमरान ने जिब्रान के उन खदशात पर सिर्फ इतना ही तबसरा किया। वो बोला, जिब्रान, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस तरह सोचोगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आज रात एक बार फिर मुशाहिदाती मुहिम पर जाऊंगा और उस जगह की निशानदही करके आऊंगा जहाँ से हमें सुरंग खोदनी शुरू करनी होगी। जिब्रान ने पूछा, क्या मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी नहीं? इमरान ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। खामखा तुम्हें खतरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो दोनों सारा दिन मंदिर की कोठरी के अंदर ही छुप कर बैठे रहे। एक तो ये मंदिर जंगल में एक तरफ हटकर वीरान जगह पर था, दूसरे बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सारा दिन वहाँ कोई पुलिस पार्टी अपने आदमियों की तलाश में उस तरफ न आई। ये इलाका उनके गश्त के रूट में नहीं आता था। वो अपने आदमियों को शायद किसी और तरफ तलाश करते फिर रहे थे। हो सकता है वो ये भी समझ रहे हों कि दोनों सिपाहियों को कोई शेर चीता वगैरह उठा कर ले गया है। शेर चीता जब घात से निकलकर एकदम हमला करता है तो इतनी इजाजत नहीं देता कि आदमी बंदूक या मशीन गन फायर कर सके। वो आनन फानन शिकार को गिराकर उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गाड़ देता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। अंधेरा होते ही इमरान और जिब्रान ने सबसे पहला काम ये किया कि पुलिस के सिपाहियों की दोनों लाशों को झाड़ियों में से निकाला और उन्हें कंधों पर लाद कर झील की तरफ ले गए। वहां झील के किनारे एक तरफ उन्हें डालकर बड़े बड़े भारी पत्थर उनकी जेबों और पतलूनों के अंदर भर दिए और उन्हें झील में गिरा दिया। झील बहुत गहरी थी। पत्थर का बोझ दोनों लाशों को फौरन झील की तह में ले गया। सब मशीन गन भी उनके साथ ही झील में गिरा दी गई। इस काम से फारिग होकर वो अपनी मंदिर वाली पनाहगाह में वापस आ गए। थोड़े भुने हुए चने खाए, 2-3 केले खाए, नारियल का पानी पिया और रात के अंधेरे में ही पत्तों के फर्श पर लेट गए। इमरान ने आज रात को उस जगह की निशानदही करने का प्रोग्राम बनाया था जहां से वो सुरंग खोदने का काम शुरू करेंगे। ये बड़ा दिक्कत तलब काम था, मगर उसे हर हालत में करना था। यही आजमाइश और इम्तिहान का वक्त था और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार था। वक्त का कोई हिसाब नहीं था। उसके अंदाजे के मुताबिक जब रात काफी गुजर गई तो उसने जिब्रान से कहा, मेरा ख्याल है मुझे चल देना चाहिए, रात काफी गुजर गई है। जिब्रान ने कोई जवाब न दिया। वो गहरी नींद सो रहा था। इमरान ने उसे कहा, मैं अपने रैकी के मिशन पर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। कमांडो इमरान कोठरी से निकल आया। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, बूंदाबांदी खत्म हो चुकी थी। ये अच्छा शगुन था। अगरचे बारिश में पुलिस की गश्ती पार्टी के आने का इम्कान कम हो जाता था, लेकिन बारिश में इमरान को भी जंगल में रास्ता तलाश करने में मुश्किल पेश आ सकती थी। वो मंदिर से निकलकर सीधा उन झाड़ियों की तरफ गया जहां उन्होंने पोशीदा जगह पर मार्कर टाइम बमों का डिब्बा, अपने ऑटोमेटिक पिस्टल और कमांडो चाकू छुपाए हुए थे। इमरान ने वहां से कमांडो चाकू लेकर उसे अपनी धोती के अकब में अच्छी तरह से छुपा दिया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। जंगल का रास्ता उसे याद हो गया था।
वो अंधेरे में एक तरफ रवाना हो गया। पहले घना जंगल आया, फिर बांसों के झुंड शुरू हो गए। यहाँ बांसों के झुंड में वो सुरंगनुमा रास्ता था जो सीधा न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाता था। इमरान उस जगह से बाएं जानिब 30-40 गज तक हटकर सामने की जानिब चल पड़ा। कमांडो चाकू उसने धोती के ढब में से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था ताकि अगर कोई खतरा पेश आए तो उससे निपटा जा सके। उस जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं थे। शायद समंदर का किनारा करीब होने की वजह से वो उस तरफ नहीं आते थे और जंगल के अंदर ही अंदर रहते थे। इमरान बड़ी सूझबूझ और अक्ल से काम लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। आखिर एक बार फिर घना जंगल शुरू हो गया। ये उसके रास्ते का आखिरी घना जंगल था। वो उसमें से भी गुजर गया। बूंदाबांदी की वजह से जमीन, घास और झाड़ियां गीली हो गई थीं और उसके चलने से पत्तों की आवाज पैदा नहीं होती थी। उसके बावजूद वो बड़ी एहतियात से पांव रख रहा था। वो चारों तरफ से होशियार भी था। जंगल की खामोशी पर उसके कान बराबर लगे हुए थे। जरा सी आहट भी उसे सुनाई दे सकती थी। चलते चलते घने जंगल का वो टुकड़ा भी खत्म हो गया जहाँ उसने दूर दरख्तों के तनों के दरमियान से देखा। उसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की इकलौती बत्ती झिलमिलाती नजर आई। वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द के सबसे हसास इलाके में दाखिल हो चुका था। अब वो झुक कर चल रहा था। 15-20 कदम चलने के बाद सामने खारदार तारों की बाड़ आ गई। वो वहीं बैठ गया। झिलमिलाती बत्ती की रोशनी में खुली जगह में बने हुए बैरक नुमा कैबिन दिखाई दे रहे थे। उनमें से दरमियान वाला कैबिन बड़ा था। उसकी पिछली दीवार खारदार बाड़ से 15-20 फुट के फासले पर थी। इमरान को उस जगह से सुरंग खोदनी शुरू करनी थी। उसने वहीं झाड़ियों में छुपकर बैठे बैठे सोचा कि उसे इतनी लंबी सुरंग खोदने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर 10-15 फुट लंबी सुरंग भी खोद ले तो खारदार तारों वाली दीवार के अंदर जा सकता है। उसके बाद उसे सिर्फ बड़े कमरे के अलावा साथ वाले तीनों कमरों के साथ मार्कर टाइम बम लगाने होंगे और बमों को लगाने से पहले मरहट्टा चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती को खत्म करना होगा। ये काम इसी सूरत में हो सकता है कि उनके कमरों को तलाश करके वहां भी टाइम बम लगा दिए जाएं। ये सारी बातें उनके मिशन का अहम तरीन हिस्सा थी। इमरान किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि जहां जब वो जमीन खोद रहा हो तो बाहर से उसे कोई न देख सके और दिन की रोशनी में भी पुलिस पार्टी के सिपाहियों को वो जगह नजर न आए। अंधेरे में वो खारदार बाड़ के साथ इधर उधर देखने लगा। आखिर उसे एक जगह कांटेदार दीवार के बिल्कुल साथ उगी हुई 3-4 झाड़ियां नजर आईं। वो करीब जाकर बैठ गया। ये काफी घनी झाड़ियां थी। उन झाड़ियों के अंदर सुरंग खोदी जा सकती थी। उसने कमांडो चाकू से जमीन जरा सी खोदी तो ये देखकर उसे बड़ी खुशी हुई कि जमीन गीली और नरम थी। उसने झाड़ियों के अंदर ही अंदर चाकू की मदद से शाखें काटकर इतनी जगह बना ली कि वो बैठकर जमीन खोद सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना अभी से काम शुरू कर दिया जाए। चुनाचे उसने चाकू से जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन नरम होने की वजह से उसे ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। जमीन बड़ी आसानी से खोदी जा रही थी। वो मिट्टी झाड़ियों के पास ही इधर उधर डालता जा रहा था। आधे घंटे में उसने जमीन में इतना गड्ढा खोद लिया था कि वो उसमें बैठकर छुप सकता था। मिट्टी उसने इस तरह झाड़ियों के अंदर बाहर बखेर दी थी कि दिन की रोशनी में भी वो नजर नहीं आ सकती थी। गड्ढा 3-4 फुट गहरा हो चुका था। अब उसने खारदार बाड़ के रुख पर गड्ढे के अंदर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अभी उसने जमीन थोड़ी सी खोदी थी कि उसे दूर से आदमियों के बातें करने की आवाज आई। पुलिस फोर्स की गश्ती पार्टी चली आ रही थी। इमरान वहीं झाड़ियों की शाखों में छुप कर बैठ गया। बातें करने की आवाज करीब होती जा रही थी। इमरान ने शाख को जरा सा हटाकर देखा। रात की तारीकी में उसे 3 आदमियों के साए से दिखाई दिए। ये पुलिस फोर्स के सिपाही थे। वो एक दूसरे से बातें करते वहां आकर रुक गए जहां इमरान झाड़ियों में गड्ढा खोद कर छुपा हुआ था। उसने सांस रोक लिया और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। पुलिस के सिपाही सिगरेट पीने लगे। एक सिपाही ने कहा, गंगू और रामदीन का कुछ पता नहीं चलता। दूसरे सिपाही ने कहा, भैया मैं तो जानता हूँ कि उन दोनों को शेर उठा कर ले गया है। यहाँ दुश्मन का कोई दहशतगर्द तो आ नहीं सकता। शेर चीता ही आया होगा और इससे पहले कि वो फायर कर सकते वो उन्हें उठाकर ले गया। तीसरे सिपाही ने कहा, भगवान की बातें भगवान ही जाने भैया, मेरी तो समझ में ये घोरक धंधा नहीं आया। पहला सिपाही कहने लगा, हमारी इंटेलिजेंस तफ्तीश कर रही है। दूसरा सिपाही बोला, उसकी तफ्तीश से कभी कुछ हुआ है जो अब होगा। अरे भैया जी, उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने आदमियों की जंगल में लाशें तलाश करनी चाहिए। तीसरा सिपाही कहने लगा, शेर चीते ने लाशें कहाँ छोड़ी होंगी, बस वहाँ 4-6 हड्डियां ही पड़ी होंगी। पहला सिपाही बोला, भैया मुझे तो डर लगने लगा है, क्या खबर किसी रात हमें भी कोई शेर छलांग लगाकर दबोच ले। दूसरे सिपाही ने कहा, हमें रात को ड्यूटी पर चौकन्ना होकर रहना चाहिए। पहला बोला, कोशिश तो यही करते हैं भैया जी, जो राम करे वही होगा। तीनों सिपाही आगे चल दिए। इमरान ने सुख का सांस लिया। वो अभी तक 3 फुट गहरे गड्ढे में उकड़ू बैठा हुआ था। अब वो गड्ढे से निकल आया। जब गश्ती पार्टी के सिपाही काफी दूर निकल गए और उनकी आवाजें आना बंद हो गईं, तो इमरान दोबारा सुरंग खोदने लगा। आधे घंटे तक वो काम में लगा रहा।
उसके बाद उसने खुदी हुई जगह को इर्द गिर्द की झाड़ियों की शाखें काटकर अच्छी तरह से छुपाया और वापस चल पड़ा। जंगल में वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चलता हुआ वापस राम जी के मंदिर में पहुंच गया। हस्बे हिदायत जिब्रान मंदिर के बाहर एक जगह छुपकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। उसने अंधेरे में इमरान को आते देखा तो उसके पास आ गया। उन्होंने वहां कोई बात न की और कोठरी में आ गए। वहां आकर इमरान ने उसे बताया कि उसने न सिर्फ सुरंग खोदने वाली जगह की निशानदही कर दी है बल्कि 3 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया है और अंदर की जानिब दीवार में 1 फुट जमीन भी खोद डाली है। जिब्रान ने कहा, कल रात मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम बारी बारी सुरंग खोदेंगे। इमरान ने कहा, मैंने हिसाब लगाया है कि हमें ज्यादा लंबी सुरंग खोदने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ खारदार तारों वाली दीवार के अंदर जाना होगा और इसके लिए 5 फुट सुरंग ही काफी रहेगी। हम उसमें से रेंग कर अंदर जा सकेंगे। जिब्रान बोला, ये तुमने ठीक सोचा है। अगर हमने किसी कमरे के अंदर पहुंचने के लिए सुरंग नहीं खोदनी तो फिर 5 फुट सुरंग ही काफी रहेगी। इमरान बोला, उसके बाद हमें खुद ही उस कमरे को तलाश करना होगा जहां प्रोजेक्ट की खास लेबोरेटरी है और जहां हमारी इत्तला के मुताबिक रात को काम जारी रहता है। जिब्रान ने कहा, खुदा करे कि रात की ड्यूटी पर हमें चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती भी नजर आ जाएं। अगर वो ना हुए तो हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढ कर हलाक करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रॉकेट का फॉर्मूला उन दोनों को याद है। सिर्फ उनकी मौत से ही ये खतरनाक फॉर्मूला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।